सोलो लेवलिंग सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जापानीज हंटर और कोरियन हंटर के बीच में ना काफी तगड़ा वाला बैटल होता है। 4v4 का बैटल होता है और वहाँ पे ना जापानीज हंटर्स ना काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं बैटल के दौरान। लेकिन चा और इसावा का जो मैच होता है ना उसमें चा काफी आसानी से इसावा को हरा देती है। और इसके बाद तभी अचानक से ना किमामोतो ना चा के ऊपर अटैक करने लगता है और उस टाइम पे ना किमामोतो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और तभी चा को बचाने के लिए ना जिन्वू भी बीच में आ जाता है। और इसके बाद जो कोरियन हंटर होते हैं ना फाइनली बैटल हार जाते हैं, मतलब कि जापानीज हंटर से हार जाते हैं। और इसके बाद गोतो रियोजी ना जिन्वू के साथ एक फेस ऑफ करना चाहता था और जिन्वू भी ना इसके लिए रेडी हो जाता है। और इसके बाद उन दोनों के बीच में एक फेस ऑफ होता है और दोनों ही ना एकदम बराबरी का टक्कर दे रहे थे। और जिन्वू ना एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे कुछ करने की ही कोशिश नहीं कर रहा था और उस मैच को ना आधे पे ही रोक दिया जाता है, क्योंकि अगर वो मैच पूरा कंप्लीट होता है तो स्टेडियम तबाह हो जाती। और जिन्वू को इतना पता चल गया था कि भाई वो उन सभी से काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने अपनी शैडो आर्मी ना उन सभी हंटर्स के ना शैडो में डाल दिया था, बट किसी को भी इसका एहसास भी नहीं हुआ। और इसके बाद जिन्वू जो होता है वो ना उस जेजू आइलैंड के रेड पे जाने के लिए ना मना कर देता है चेयरमैन को। और इसके बाद वो हमें रीजन भी बताता है कि मेरी मदर अभी होस्ट में आई है और मैं अभी ना अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। और इसके बाद हमें एंट क्वीन भी दिखाई जाती है और वो लोग भी ना प्लान कर रहे थे, मतलब कि वो एंट भी प्लान कर रहे थे इस दुनिया पे कब्जा करने का। और हमें ना वहाँ पे एक काफी खतरनाक सा एंट दिखाया जाता है। और इसके बाद फाइनली जेजू आइलैंड का रेड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे एस रैंक के जो हंटर थे वो तो भाई जेजू आइलैंड पे जाने वाले थे और बाकी ए या फिर बी रैंक के जो हंटर थे ना वो वहाँ पे निगरानी देने वाले थे चारों तरफ से, मतलब कि कोई भी एंट मॉन्स्टर ना शहर के अंदर ना आ जाए। उनका काम था उन सभी एंट मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने का। और जापानीज हंटर अपने माना को रिलीज करते हैं, जिस कारण एंट मॉन्स्टर ना अपने गुफा से बाहर निकलने लगता है। और कुछ एंट मॉन्स्टर ना कोरिया की टीम के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन चॉय ना उन सभी को काफी आसानी से संभाल लेता है। इसके बाद वो सभी लोग गुफा के अंदर जाता है, जहाँ पे वो लोग काफी सारी चींटियों को मारते हैं। और कोरियन हंटर ना उस केव के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे सभी एंट मॉन्स्टर के अंडे थे। और इसके बाद हमें डेल्टा टीम दिखाई जाती है जो कि एंट मॉन्स्टर से लड़ रही थी। और तभी ना उनके पास और भी काफी ज्यादा एंट मॉन्स्टर आने लगते हैं। और किंजू ना जब शिमिजू की तरफ देखते हैं तो लिटरली उस टाइम तक ना उसका सर ही अलग हो गया था। और ये देख के किंजू और तात्सुमी लिटरली भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब आज के एपिसोड में जो एंट मॉन्स्टर था ना वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार ये इंसान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि कोई इंसान ना उसको इतना तगड़ा वाला टक्कर देगा, एक तरह से डोमिनेट करेगा उसके ऊपर। और एक पल में तो उसको अपने ऊपर शक भी होने लगता है कि भाई सच में मैं इसको हरा भी पाऊंगा या फिर नहीं। और इसके बाद तभी अचानक से ना जिनको अगेन एंट मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और एक जोरदार पंच मारता है और अगेन एंट मॉन्स्टर ना काफी दूर जाके गिरता है। बट उस टाइम पे ना एंट मॉन्स्टर के मुंह से ना कुछ अलग सा ही वेव जैसा बाहर निकल रखा था, टेंटिकल की तरह था। और उसकी मदद से ना उसने जिन्वू के फेस पे ना एक कट भी लगा दिया था। और एंट मॉन्स्टर तो इसके बाद काफी ज्यादा रिलैक्स था और जिन्वू को भी समझ में आ जाता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ। वो ना एक पैरालाइज पॉइजन होता है जिसकी मदद से जिन्वू अब कुछ टाइम बाद पैरालाइज होने लगता और जिन्वू के ऊपर ना उसका असर भी होने लगता है, हमें उसके फेस पे दिखाया जाता है। और वो एंट मॉन्स्टर भी बोलने लगता है कि इंसान तुमने मुझे काफी अच्छा टक्कर दिया, बट ये इतना मेरे को हराने के लिए काफी नहीं था और अब तुम्हें मरना होगा। और हमें जिन्वू भी दिखाया जाता है जो कि भाई अपने घुटनों के बल पे बैठा था उस टाइम पे। और इसके बाद वो एंट मॉन्स्टर ना जिन्वू के ऊपर काफी स्पीड में अटैक करने के लिए जाता है और जिन्वू ना पे मूव भी नहीं कर रहा, तो वो एक जगह पे बैठा हुआ था बस चुपचाप। और इसके बाद तभी सीन कट होता है और इसके बाद हमें गोतो की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिनोरू जो होता है वो तो काफी ज्यादा डरा हुआ था बेचारा। और कनाई उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या। सुगेमी तो काफी ज्यादा परेशान थे, मतलब कि काफी ज्यादा सीरियस थे कॉल पे। और मिनोरू लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो बोलता है कि हम उसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। एस रैंक हंटर्स की तो बात काफी ज्यादा दूर है, अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन भी मिलके उससे लड़ाई करे, उस मॉन्स्टर से लड़ाई करे, उसके बाद भी हम उसको नहीं हरा सकते। और मिस्टर गोतो भी उसके साथ बैटल करने के लिए गए थे, बट वो एक सेकंड भी उसके आगे नहीं टिक पाए। और ये सुन के भाई लड़की भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और लड़की को तो एक पल में विश्वास ही नहीं होता कि आखिरकार ये मजाक कर रहा है क्या, पागल वागल हो गया क्या, गोतो को कोई कैसे हरा सकता है। और मिनोरू भी वहाँ पे काफी ज्यादा डरते हुए बोलता है कि नहीं, उसको कोई भी नहीं हरा सकता, उसको कोई भी नहीं हरा सकता, उसको गोतो भी नहीं रोक पाए, तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई उसको रोक पाएगा। और उस लड़की को ना अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था मिनोरू की बात पे। और तभी ना वो लोग आसमान में ना एक एरोप्लेन भी देखते हैं और एरोप्लेन को देखने के बाद उनको पता लग जाता है कि भाई अभी प्रॉब्लम स्टार्ट होना बाकी है, मतलब कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। और इसके बाद अगेन हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन्वू ना उस मॉन्स्टर का हाथ ना पकड़ लिया था। और ये देख के ना वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसके पैरालिसिस से कैसे कोई बच सकता है। और इसके बाद अगेन जिन्वू उसको पंच मारता है और इस पंच से ना वो काफी दूर जाके अगेन गिरता है, मतलब कि ये वाला हमें दिखाया भी जाता है कि भाई सच में वो काफी दूर जाके गिरा है। और इस टाइम पे ना ये मॉन्स्टर भी ना काफी ज्यादा थक चुका था लड़ते लड़ते। और इसके बाद हमें जिन्वू भी दिखाया जाता है जो कि पॉइजन के असर को ना अपने स्किल्स की मदद से ना काफी आसानी से खत्म कर देता है और अभी वो एकदम
ठीक था। और जिनवू ना अपने मन में सोच रहा था कि ये मॉन्स्टर स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा खुश था, इसको लग रहा था कि अब गेम इसके तरफ आ चुका है, बट जैसे इसने मेरे हीलिंग पोशन को देखा उसके बाद इसको समझ में आ चुका है कि भाई अभी गेम काफी ज्यादा बाकी है। और ये सब कुछ मुझे पता इस कारण चल पा रहा है क्योंकि मैं अभी इस एंट मॉन्स्टर के ना इमोशंस को भी फील कर पा रहा हूँ। और जिनवू को पता था कि अभी एंट मॉन्स्टर ना थोड़ा डरने लगा है जिनवू से, एक तरह से ये उसको फील हो पा रहा था। और तभी वो अपने टीममेट्स को देखता है जो कि काफी ज्यादा घबराए हुए थे वहाँ पे, क्योंकि जो चाह थी ना उसकी हालत अभी पहले से और भी ज्यादा खराब होने लगा था। और जिनवू को भी लगता है कि अभी उसने काफी ज्यादा मजाक कर लिया है, अब सबसे पहले इस एंट मॉन्स्टर को खत्म करना होगा और चाक को बचाना होगा। और इसके बाद वो एंट मॉन्स्टर के ऊपर काफी स्पीड में अटैक करने के लिए जाता है, बट वो काफी आसानी से वहाँ से गायब हो जाता है। मतलब कि जिनवू का अटैक ना एक तरह से खाली लगता है। और ये देख के ना बाघ और बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग भी सोचते हैं कि अचानक से ये मॉन्स्टर कहाँ पे गायब हो गया। और जिनवू भी सोचता है कि आखिरकार ये गया कहाँ पे, बट उसको काफी आसानी से पता चल जाता है क्योंकि उस टाइम पे वो एंट मॉन्स्टर ना हवा में उड़ रहा था। और अभी एंट मॉन्स्टर को भी समझ में आ गया था और वो बोलने लगता है कि ये इंसान सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर मैं इससे फेस टू फेस लड़ूंगा तो मैं अपना समय ही बर्बाद करूंगा। और इसके बाद वो ना अपनी स्पीड का इस्तेमाल करने की सोचता है और इसकी मदद से जिनवू को हराने की सोचता है एक तरह से। और इसके बाद वो एंट मॉन्स्टर ना जिनवू को भी बोलने लगता है कि मानव तुमने काफी अच्छा मेरे साथ गेम खेल लिया, बट अभी मुझे अब आराम करना है और तुम्हारे साथ खेलने का टाइम मेरा हो चुका है खत्म, तो मैं तुझे अब काफी जल्दी खत्म करने वाला हूँ। और जिनवू भी ना एकदम रेडी हो जाता है लड़ाई करने के लिए, मतलब कि वो भी अपना डैगर निकालता है और बोलता है कि भाई आ जाना भाई, मैं भी तो लड़ने के लिए एकदम रेडी हूँ, मुझे भी आराम करना है घर पे जाके। और इस टाइम पे ना जिनवू की बॉडी भी काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी और काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था। एनिमेशन में देखता भी किस तरीके का होता है या कहीं काट न दे एनिमेशन वाले, ऑब्वियस सी बात है यार, सब कुछ तो काटे ही जा रहे वो लोग। और इसके बाद जिनवू और एंट मॉन्स्टर की लड़ाई ना अगेन स्टार्ट होती है और इस बार की लड़ाई ना स्पीड वाली लड़ाई होती है। और कभी एंट मॉन्स्टर जिनवू के ऊपर अटैक कर रहा था तो कभी जिनवू एंट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा था, बट जो भी एंट मॉन्स्टर को लगता है ना कि भाई वो अपनी स्पीड की मदद से जिनवू को हरा देगा, तो यहाँ पे वो फिर से गलत साबित हो जाता है क्योंकि जिनवू बिना काफी बढ़िया वाला स्पीड में टक्कर दे रहा था। और लिटरली आप लोग मानोगे ना, एक टाइम ऐसा आता है ना जहाँ पे जिनवू ही डोमिनेट करने लगता है उस एंट मॉन्स्टर के ऊपर स्पीड के मामले में भी, और वो ना लगातार अटैक करने लगता है। और एंट मॉन्स्टर को अगेन पता लग जाता है कि भाई अगर ऐसा ही गेम चलता रहा तो उसका पत्ता ना काफी जल्दी साफ हो जाएगा। और इसके बाद वो अगेन एक काफी तेज रॉर करता है, काफी तेज चिल्लाता है, जिस तरीके से एंट क्वीन ने नहीं चिल्लाया था जैसे वो मरने वाली थी उस टाइम पे चिल्लाया था, तो कुछ उसी तरीके से एंट किंग भी इस बार चिल्लाता है। और उसके जितने भी सोल्जर्स थे ना, जितने भी एंट मॉन्स्टर थे, नौकर थे एक तरह से आप लोग कह सकते हो क्योंकि किंग था, तो सभी नौकर्स ना वहाँ पे आने लगते। भाई हजारों करोड़ों की संख्या में वहाँ पे चींटी अपीयर हो जाती है। और वो सारा तमाशा ना जिनवू एकदम चुपचाप खड़े होकर देख रहा था, मतलब कि उसके फेस पे कोई रिएक्शन ही नहीं था। और वो एंट मॉन्स्टर भी इसके बाद बोलने लगता है कि मानव आखिरकार तू इससे कैसे अब बचेगा। और लाइक हमें जिनवू के फेस पे ना तभी एक प्यारा सा स्माइल देखने को मिलता है। और ये स्माइल देख के ना उस एंट मॉन्स्टर के ना आंख खुले के खुले रह जाता है और सोचता है कि भाई अब ये क्या सोच रहा है इस टाइम पे। और इसके बाद आप सभी को भी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। जिनवू अपने सभी शैडो आर्मीज को बाहर निकालता है। और मैं अगेन बोलूंगा भाई ये सीन ना मुझे सबसे ज्यादा बैडएस लगता है इस पूरे कॉमिक बुक के अंदर, मतलब कि पूरे मानवा के अंदर ये सीन जब आता है तो मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। और इसके बाद जिनवू की जो शैडो आर्मी होती है ना वो भी अपना कमाल करना स्टार्ट कर देती है, मतलब कि एक तरफ इग्रिस मार रहा होता है, एक तरफ ऑर्क मॉन्स्टर जो होते हैं वो सभी को मार रहे होते हैं, सभी एंट मॉन्स्टर को मतलब की। और जिनवू तो आराम से बैठ के नजारा देख रहा था इन सभी चीजों का। और जिनवू ना टस को भी समझा देता है कि तुझे ना केवल एंट मॉन्स्टर को मारना, अपने फायर ब्लास्ट का अटैक ना केवल एंट मॉन्स्टर के ऊपर करना है, किसी इंसान को परेशान मत करियो या फिर उनके ऊपर अटैक मत करियो। और टस भी ना कुछ ऐसा इशारा करता है कि उसको सब कुछ समझ में आ गया। और इसके बाद टस का आपको फायर ब्लास्ट अटैक तो पता ही है कितना ज्यादा खतरनाक है। और उस टाइम पे उसके पास मैजिकल ऑर्क भी है जिस कारण उसका स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाता है, उसका अटैक की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और टस का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो ना सीधा केव के ही बाहर निकल जाता है उसको चीरता हुआ। और ये देख के बाकी के एस रैंक के हंटर मतलब कि लिम्थ आईक्यू जैसे बंदे तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वो केवल यही सोच रहे थे कि आखिरकार जिनवू इतने सारे शैडो सोल्जर्स को कैसे समन कर पा रहा है और ऊपर से इतने पावरफुल सोल्जर्स को। और केवल टस ही अपने फायर मैजिक का कमाल नहीं दिखा रहा था बल्कि मेजेस भी काफी बढ़िया काम कर रहे थे वहाँ पे। और ये सारी चीजें देख के वो एंट मॉन्स्टर जो था वो तो और भी ज्यादा हैरान था और वो सोच रहा था कि ये मानव इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। और इसके बाद वो एंट मॉन्स्टर सोचने लगता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर था और मेरे सामने कोई भी आया मैं उसको नहीं छोड़ा, मैं उसको मार के उसके पावर्स को कंज्यूम कर लिया। और मुझे नहीं लगा था कि कोई इस दुनिया में होगा जो कि मुझे भी टक्कर दे पाएगा। और मैं अपने आप को इस दुनिया का राजा मानता था, बट आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और अगर मुझे इस दुनिया में सरवाइव करना है, मुझे इस दुनिया पे राज करना है, तो मुझे अभी इस इंसान को खत्म करना होगा और उसके बाद ही मैं कुछ कर
कर सकता हूँ। और इसके बाद वो एंट मॉन्स्टर ना हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है, जो मिम की एबिलिटी होती है ना, जो इसने एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका इस्तेमाल करता है। और ये चीजें ना जिन्वो को भी समझ में आ जाता है कि फिलहाल अभी मिन की एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है। और जिन्वो भी उस टाइम पे सोच रहा था कि शायद मैंने ये पहला ऐसा मॉन्स्टर देखा है जो कि अपने अपोनेंट के स्किल को ना एब्जॉर्ब करके उसको इस्तेमाल कर सकता है। और इस टाइम पे जो जिन्वो के पैनल्स थे ना, वो काफी ज्यादा बैडएस लग रहे थे देखने में। बट इससे उस एंट मॉन्स्टर को क्या ही फर्क पड़ना था, वो एंट मॉन्स्टर काफी ज्यादा पिटता है। इसके बाद भी जिन्वो उसको काफी गंदी तरीके से मारता है, उसको यहाँ तक कि उड़ने भी नहीं दे रहा था। जिन्वो भाई इतना मारता है कि, और जिन्वो बिना उस टाइम पे ये सोच रहा था कि अपना टाइम आ गया, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ, अब मैं इसको खत्म कर देता हूँ। और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, अभी कुछ चैप्टर पहले जो एंट मॉन्स्टर ना दिखता भी नहीं था और एस रैंक हंटर्स का ना गर्दन अलग कर देता था, वो अभी लिटरली अभी जिन्वो से ना डर के भाग रहा है। वो हाथ पांव के बल पे ना रेंग रहा है। उसके पंख तो जिन्वो ने तोड़ दिए थे, इस कारण वो हाथ पांव की मदद से रेंग के ना भागने की कोशिश कर रहा था इस टाइम पे। मतलब कि आप लोग सोच सकते हो जिन्वो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया था। लेकिन इसके बाद जिन्वो जंप करता है, काफी ऊंचा जंप करता है, अपने दोनों डैगर को निकालता है और उन डैगर के साथ अपना फाइनल अटैक करता है। और इसी के साथ एंट मॉन्स्टर का खेल यहाँ पे हो जाता है खत्म। तो भाई यही वो मेन रीजन था जिस कारण मैंने लास्ट एपिसोड में इस चैप्टर को कवर नहीं किया, क्योंकि मुझे इस बैटल को ना एकदम डीपली अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना था। आप में से काफी सारे लोग कमेंट कर रहे कि भाई मैं तुझे अनसब्सक्राइब कर दूंगा। अब आपको अनसब्सक्राइब करना है तो भाई कर दो। मैं कोशिश करता हूँ कि अपना काम ईमानदारी से करूँ। अगर मैं लास्ट वीडियो में उसको कवर करता, मतलब कि बाकी के फाइट्स को कवर करता, तो मैं इस तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाता, क्योंकि मुझे घूमने जाना था। मैंने वो काफी जल्दबाजी में वीडियो बनाया था, इस कारण मैंने सोचा कि आधी फाइट को ना मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा ताकि मैं उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। बट आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर सवाल उठाया। भाई सच बता रहा हूं, मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा कि मैं आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करता हूं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो कि भाई मैं तुझे अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, इस फाइट से आप लोग सेटिस्फाई हुए या फिर नहीं हुए, और अभी आपका क्या दिमाग चल रहा है, अभी भी अनसब्सक्राइब करना है या फिर से सब्सक्राइब कर लिए हो। और अभी वीडियो छोड़ के मत जाना, अभी काफी लंबी वीडियो, अभी मैं काफी सारे चैप्टर्स कवर कर रहा हूँ इसके अंदर। और इसके बाद जिन्वो के पास भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने अपने अपोनेंट को हरा दिया और तुम्हारा लेवल अप भी हुआ है। और तभी बाक जिन्वो को आवाज लगाता है कि मिस्टर जिन्वो, अभी चा की हालत काफी ज्यादा खराब है। और इसके बाद जिन्वो भी चा के पास जाता है और वो भी रियलाइज करता है कि उसने ना उस मॉन्स्टर को हराने में ना काफी ज्यादा टाइम ले लिया। और जिन्वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा सोचने लगता है कि आखिरकार मैं चा को कैसे ठीक करूँ। और उसको ना उस टाइम पे ना हीलर की मदद चाहिए थी, और वो ना शैडो एक्सचेंज टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके अंदर भी ना काफी ज्यादा पाबंदी थी, काफी लिमिटेड एरिया में वो कर सकता था उसका इस्तेमाल। और इस टाइम पे फिलहाल वो उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि 2-3 घंटे बाद ही वो उस एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। और जिन्वो को एक प्रॉब्लम और था, उसको अभी तक ये भी नहीं पता कि वो शैडो एक्सचेंज टेक्निक में ना किसी दूसरे इंसान को भी अपने साथ एक्सचेंज करवा सकता है जगह या फिर नहीं। और वो ये भी सोचता है कि मैं काइजर के ऊपर बैठ के भी तो जा सकता हूँ, बट उसके दिमाग में ये भी आता है कि अभी चा की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सही टाइम तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। और उसके दिमाग में केवल यही चल रहा था कि आखिरकार वो हीलर का जुगाड़ कहाँ से करेगा। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो शैडो आर्मी है ना, उसके अंदर भी अभी तक कोई हीलर नहीं था, और साथ ही यहाँ पे भी अभी एक भी हीलर नहीं है फिलहाल के लिए। और तभी जिन्वो के दिमाग में ना एक काफी बैडएस वाला आइडिया आता है, और जो कैमरामैन होता है उसको जिन्वो बोलता है कि प्लीज क्या तुम अपना कैमरा कुछ टाइम के लिए बंद कर सकते हो। और कैमरामैन को नहीं पता था कि आखिरकार वो कैमरा क्यों बंद करने के लिए बोल रहा है, बट इतना तो भी पूरी दुनिया को पता चल गया होगा कि कोई जिन्वो की बात को तो बिल्कुल भी नहीं टाल सकता। उसने बोला तो भाई बोला, लेकिन लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, वो बंदा ना अपने काम के लिए ना मना कर रहा था जिन्वो को कि नहीं करूंगा मैं बंद। और जिन्वो ना काफी बैडेस्ट तरीके से बोलता है कि भाई तुझे मरना है क्या मेरे हाथों से, मॉन्स्टर से तो बच गया बट तुझे मेरे से मरना है तो बता। लेकिन तभी भाई डर के मारे बोलता है कि भाई आप फिक्र मत करिए, मैं कर देता हूँ कैमरा बंद। और वो कैमरामैन भी उस टाइम पे सोच रहा था कि आखिरकार जिन्वो ने मुझे कैमरा बंद करने के लिए क्यों बोला। और इसके बाद जिन्वो तभी अपने शैडो सोल्जर्स को बोलता है कि जल्दी से ना मिन की बॉडी मेरे पास लेके आओ। और इसके कुछ टाइम बाद आयरन जो होता है ना, वो मिन की बॉडी को लेके आता है जिन्वो के पास। और वहाँ पे ना किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार जिन्वो क्या करने वाला है। और बाक ना जिन्वो से पूछ भी लेता है कि जिन्वो आप करने क्या वाले हो। और तभी जिन्वो ना अपने शैडो एक्सट्रैक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और जिन्वो जब फर्स्ट टाइम अराइज बोलते हैं तो लिटरली भाई वो नहीं अराइज हो पाता, मतलब कि शैडो नहीं बनता मिंग का। और इसके बाद अगेन जिन्वो अराइज बोलता है, और लिटरली भाई जिन्वो सेकंड टाइम पे भी फेल हो जाता है। और इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं थर्ड टाइम फेल नहीं हो सकता, अगर मैं इस टाइम फेल हो गया तो शायद चा भी नहीं बच पाएंगी। और जिन्वो सोच रहा था कि मुझे किसी भी तरीके से इसको करना होगा, और उसको तो ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये वर्क क्यों नहीं कर पा रहा। और जिन्वो को इतना भी पता था कि केवल अभी मिंग ही है जो कि चा की जान को बचा सकता है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और मेरे हिसाब से ना जिन्वो ने ना एंट मॉन्स्टर के बारे में भूल गया, वो भी तो हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है मेरे हिसाब से। और इसके बाद जिन्वो ना लास्ट टाइम अराइज बोलता है, और इसके बाद फाइनली मिंग भी अराइज हो जाता है, और वो भी ना एक शैडो आर्मी का
पार्ट बन जाता है जिन्वू के। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैंने एक चीज थोड़ा गलत बोल दिया। मैंने बोला था कि टैंक लेके आता है मिन की बॉडी को, बट टैंक नहीं लाता, वो ना ऑर्क मॉन्स्टर होता है जो कि मिन की बॉडी को लेके आता है। और ये सब चीज देखे ना बाक वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचते हैं कि जिन्वू ना मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं। और बाकी जो लोग होते हैं ना वो सभी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देखा था। और माधवन भी वहाँ पे बोलने लगता है कि इससे पता लगता है कि ये हंटर काफी ज्यादा डिफरेंट है बाकी हंटरों के मुकाबले। और इसके बाद मिन की जो शैडो होती है ना वो सीधा चा के पास जाती है और उसको ना हील करना स्टार्ट कर देता है। और ये देख के ना बाक भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, थोड़ा इमोशनल टाइप हो जाता है और उसको तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार मिन कैसे हील कर सकता है फिलहाल के लिए किसी को भी। और इसके बारे में जाके ना बाक जिन्वू से पूछने वाला होता है, लेकिन तभी जिन्वू बोलने लगता है कि मैंने अभी तक मिन के ऊपर बिल्कुल भी कमांड नहीं दिया। सच बताओ तो मिन की जो आत्मा है सच में काफी ज्यादा अच्छी है। उसे जैसे ही पता लगा कि चा मुसीबत में है वो अपने आप ही उसकी मदद करने के लिए चला गया। और इस टाइम पे बाक जो होता है ना भाई वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अभी वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मिन की शैडो वापस आई है, लेकिन मिन कभी भी वापस नहीं आ सकता अब दोबारा। और ये चीज देख के ना भाई कैमरामैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोचता है कि भाई ऐसा भी कोई इंसान है क्या जो मरे हुए इंसान को भी समन कर सकता है। और इसलिए उसको अब समझ में आ जाता है कि आखिरकार जिन्वू ने कैमरा क्यों बंद करवाया था, क्योंकि जिन्वू नहीं चाहते थे कि उनके पावर्स के बारे में लोगों को पता चले। और चॉय भी सोच रहा होता है कि जैसे जैसे मैं इसको दिन प्रतिदिन बाद देखते जा रहा हूँ इसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ते जा रही है और आखिरकार ये कब जाके रुकेगा, मतलब कि कब अपने आप को होल्ड करेगा, अपने पावर्स को होल्ड करेगा। और इसके बाद बाक जो होता है ना वो जिन्वू से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आगे की तुम्हारे फ्यूचर के जितने भी बैटल हो तुम प्लीज उसके अंदर मिन को बिल्कुल भी ऐड मत करना, क्योंकि मिन को लड़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और अगर तुम्हें ऐसा करोगे तो ये मिन की आत्मा के लिए भी काफी ज्यादा बुरा होगा, मतलब कि उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगा इससे। और लिटरली पता है अभी जिन्वू यहाँ पे क्या बोलता है बाक को कि भाई तूने अभी ना दूसरे टाइम मेरे कंधे पे हाथ रखा है और बस तू यहाँ पे मेरे से इसलिए बच रहा है क्योंकि तूने अभी मुझसे रिक्वेस्ट किया ना कि मेरे ऊपर ऑर्डर दिया। और तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं मिन को इसके बाद आजाद कर देने वाला हूँ, मतलब कि चा को जिंदा करने के बाद आजाद कर देने वाला हूँ। और इसके बाद मिन का जो हील करने का प्रोसेस होता है ना वो भी फाइनली खत्म हो जाता है, मतलब कि चा को हील कर देता है। और इसके बाद जिन्वू मिन के पास जाता है और टर्मिनेट एक्सट्रैक्शन करता है। इसका मतलब ये था कि अगर उसको शैडो बनाना होता है तो अराइज करना पड़ता था जिन्वू को, और अगर उसे किसी को अपनी टीम से निकालना होता था तो वो टर्मिनेट करता था शैडो को। और जिन्वू की ये बात सुन के ना बाक भी काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं, मतलब कि थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है एक तरह से कि चलो यार ये बंदा कहीं तो किसी की बात सुन रहा है। और हमें ना मिन के चेहरे पे ना एक प्यारी सी स्माइल भी दिखाई जाती है, मतलब कि जब उसकी शैडो जा रही थी ना तो उस टाइम पे थोड़ा स्माइल था उनके फेस पे। और इसके बाद फाइनली मिन की बॉडी वहां से गायब हो जाती है और बाक इसके लिए धन्यवाद भी करता है जिन्वू को। और इसके बाद तभी उनको लेने के लिए वहाँ पे हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो सभी लोग जाने लगते हैं। बट जिन्वू का एक इम्पोर्टेंट काम तो बाकी था और वो बाक को बोलता है कि आप लोग आगे जाओ, मेरा एक काम बाकी है जो कि मैं यहाँ पे फिनिश करके आता हूँ। और बाक भी क्या ही बोल सकता था, वो भी बोलता है कि अच्छा ठीक है आपको जो भी काम करना आप यहाँ पे कर सकते हो। और तभी बाक की नजर ना आसमान पे जाती है और वहाँ पे ना लिटरली काफी सारे एंट मॉन्स्टर अभी भी जिंदा थे। और ये देख के ना बाक भी काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि क्या अभी तक इतने सारे एंट मॉन्स्टर जिंदा है। और जिन्वू भी सोचता है कि यार अभी इनको भी हराना होगा क्या, मुझे तो लगा था कि केवल मुझे अपना फेवरेट काम करना होगा। और इसके बाद तभी वो अपने काइजर को बाहर बुलाता है और काइजर के ऊपर वो बैठता तो है यार, वो हमेशा खड़ा ही रहता है इसके ऊपर मेरे हिसाब से तो। और इसके बाद वो बाक को बोलता है कि अच्छा तो फिर हम अगली बार मिलेंगे। और बाक तो भाई काइजर को देख के वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो गया था। और इसके बाद काइजर के सामने जितने भी एंट मॉन्स्टर आए जा रहे थे ना वो उन सभी को निपटाए जा रहा था। और इसके बाद हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनोरू और बाकी लोग होते हैं, मतलब कि गोटो के टीममेट्स होते हैं। और बेचारा मिनोरू तो अभी तक काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो एक तरह से सदमे में चला गया था और वो सोच रहा था कि भाई उससे ताकतवर क्रिएचर मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा और वो सभी को मार देगा, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और तुम लोग मेरी बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, मैंने देखा था कि उसने कैसे गोतो को मार दिया, जब उसने गोतो को इतनी आसानी से हरा दिया तो आखिरकार हम उसके आगे क्या है, इस टाइप की बातें कर रहा था। और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई भी उसको हरा सकता है और अभी मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये रेड हमारा फेल होने वाला है। और वो अगेन बोलने लगता है कि ऐसा कोई भी हंटर नहीं है जो कि इस रेड को कंप्लीट कर सके। और सुगी तो बोलता है कि भाई भाई थोड़ा तो शांत रह ले यार, जेजू आइलैंड का रेड ना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसको मार दिया गया है जिसकी तू बात कर रहा है। और ये बात सुन के ना मिनोरू को तो विश्वास ही नहीं होता कि भाई किसी ने कैसे हरा दिया उसको। और तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आता है और वो बताता है कि अभी हमारी तरफ काफी सारे एंड्स आ रहे हैं। और ये सुन के अगेन वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उनको लगा था कि सारी चीटियों का सफाया हो गया बट उनको पता लगा कि अभी तो काफी सारी बाकियां हैं। और इसके बाद जितने भी शिप्स
होती है ना वो सभी लोग लड़ाई के लिए ना एकदम अगेन तैयार हो जाती है। और इसके बाद हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जो कि अगेन डंजन के अंदर जाता है और इस बार डंजन के अंदर उसका तो कोई काम नहीं था, उसके शैडोज आर्मी सभी काम कर रहे थे। मतलब कि वहाँ पे बचे कुछ जितने भी एंड्स होते हैं ना वो सभी निपटाए जा रहे थे उन एंड्स को। और जिन्वो काफी मजे में देख रहा होता है, बट उसको भी लगता है कि यार ये लोग काफी ज्यादा आलसियों की तरह काम कर रहे हैं। और इसके बाद तभी वो अपने इन्वेंट्री से एक काफी बढ़िया सी बैडेस्ट सी तलवार निकालता है और वो तलवार को लट्टू की तरह नचाता है और उसके आसपास जितने भी एंट मॉन्स्टर होते हैं ना उन सभी को ढेर करने लगता है। और तलवार को इस्तेमाल करने के बाद ना जिन्वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो खुद सोचता है कि भाई मेरे इन्वेंट्री में इतनी ज्यादा कमाल की चीजें हैं बट मैंने आज तक कभी उनका इस्तेमाल भी नहीं किया। और वो सोचता है कि अभी ना मैं इन सभी का इस्तेमाल करूंगा। और इसके अगले सीन में ना हमें फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर के डायरेक्टर को दिखाया जाता है और इनका नाम ना डेविड होता है। और एक माइकल नाम का बंदा ना डेविड को बोलता है कि क्या आपने वो वीडियो देखी। और ये चीज तो शायद आपको भी पता होगा कि अभी वो किस वीडियो की बात कर रहा है। और डेविड भी बोलता है कि हाँ ये वीडियो मैंने काफी बार देखी और ये वीडियो देखने के बाद मुझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा और अगर कोई मुझे इसके बारे में बताता तो मैं बिल्कुल भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। और माइकल भी बोलता है कि आपने ये बात तो एकदम सही बोली कि क्या ऐसा कोई ह्यूमन हो सकता है जो कि हजारों बीस्ट को समन करके उसको ऑर्डर दे सके। और वो बात कर रहे थे कि साउथ कोरिया में ऐसा टैलेंट ना केवल बेस्ट हो रहा है, इसको ना हमारे देश में होना चाहिए। और इतना मैं आपको बता दूं कि अभी ना अमेरिका का सीन हमें दिखाया जा रहा है, स्टार्टिंग में बताना मैं भूल गया। और सच बताऊं तो साउथ कोरिया जैसी कंट्री में ना वो बंदा तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता इतनी छोटी सी कंट्री के अंदर। और डेविड भी बोलता है कि तुमने ये बात तो एकदम सही बोली, तुम्हारी बात एकदम सही है, बट आखिरकार हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और इसके बाद जिन्वो के डिटेल्स वाली एक फाइल भी देते हैं जहाँ पे जिन्वो कमजोर हंटर था उससे लेके अब तक की सारी डिटेल्स होती है और जिन्वो ने अभी तक कितने हंटर्स को निपटाया है उन सभी चीजों के बारे में भी होता है। और साथ ही यहाँ पे ना जिन्वो के डैड के बारे में भी बात होता है, उस मिस्टीरियस हंटर के बारे में। और इन सभी को फिलहाल अभी नहीं पता कि वो जिन्वो के डैड थे। और ये सारी बातें सुनकर ना डेविड भी बोलता है कि अच्छा तुमने मुझे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया है और अभी देखते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना होगा। इसके बाद फाइनली हमें अगेन जिन्वो दिखाया जाता है जिसने अपने 100 लेवल को क्रॉस कर लिया था और उसके आसपास जितने भी एंट मॉन्स्टर मरे हुए होते हैं ना उन सभी को वो अपनी शैडो आर्मी में ऐड किए जा रहा था। और जिन्वो उस टाइम पे जब सभी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर रहा था ना तभी अचानक से ना भाई उसके आगे ना काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और तभी उसको रियलाइज होता है कि शायद उसने ना उसी बीच में ना उस एंट किंग को भी एक्सट्रैक्ट कर दिया है। बट जिन्वो को ऐसा फील होता है कि शायद वो इस काम में ना फेल हो गया, उसने एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। और इसके बाद अचानक से जिन्वो के पीछे वही शैडो आ जाती है और वो ना जिन्वो को आई एम बैक मास्टर करके बोलता है। और जिन्वो भी ना काफी ज्यादा हैरान होता है, उसको तो लगा था कि भाई ये एक्सट्रैक्शन फेल हो जाएगा क्योंकि यार इतने खतरनाक से बीस्ट को उसने एक बार में एक्सट्रैक्ट कर लिया। और जो एंट किंग होता है ना वो भाई काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा था शैडो बनने के बाद, भाई नॉर्मल से ज्यादा बढ़िया वो अभी लग रहा है। और इसके बाद वो जिन्वो के आगे आके ना बाउ करता है उसको और वो लिटरली जिन्वो को बोलता है कि मास्टर आप प्लीज मुझे मेरा नाम तो दीजिए अच्छा सा। और एंट किंग की ना स्टार्टिंग की रैंक जनरल होती है। और इसके बाद जिन्वो ना उसका नाम फाइनली बेरू रखता है। तो अभी जिन लोगों को नहीं पता था कि आखिरकार बेरू कौन है आप लोगों को पता चल गया होगा और शायद मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। और इसके बाद जिन्वो जो होता है वो एंट क्वीन के पास जाता है और इसके बाद क्वीन की बॉडी को वो एक्सट्रैक्ट करने लगता है। और तभी अचानक से जो बाकी के एंट मॉन्स्टर होते हैं ना जो कि शैडो बन चुके थे वो लिटरली जिन्वो के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। और जिन्वो को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, वो सब उसके ऊपर क्यों अटैक करे, उसके सोल्जर्स है ना। और इसके बाद बेरू बताने लगता है कि क्वीन जो है ना वो यहाँ पे राज करती है और यहाँ पे जितने भी एंट होते हैं ना वो सभी क्वीन की बात मानते हैं। और इससे जिन्वो को पता लग जाता है कि क्वीन जैसे जिंदा होगी ना तो वो सारे मॉन्स्टर ना सीधा क्वीन की बात मानने लगेंगे ना कि उसकी बात मानेंगे। और इसके बाद बेरू ना और भी काफी सारी चीजें बताने लगते हैं जैसे क्वीन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन उसकी पावर्स को ना बैटल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो ना केवल रिप्रोडक्शन के ही काम आती है सिर्फ। और यही वो रीजन है जिस कारण वो सभी एंट मॉन्स्टर उसकी बात मान रहे हैं। और फिलहाल के लिए एक और रीजन है, अभी वो मर चुके हैं तो अभी वो रिप्रोडक्शन का भी काम नहीं कर सकती। और अभी जिन्वो को पता लग गया था कि भाई ये सभी फिर किसी काम के नहीं है तो वो क्वीन और बाकी एंट मॉन्स्टर को ना एक्सट्रैक्ट कर देता है, मतलब कि टर्मिनेट कर देता है, सॉरी उसको अपने टीम से बाहर कर देता है। और इसके बाद जिन्वो ना अपने टीममेट्स के पास जाता है, मतलब कि अपनी बाकी की शैडो आर्मीज के पास जाता है जो कि स्टोन को कलेक्ट करने का काम कर रहे थे। और जिन्वो बोलने लगता है कि हमें ना स्टोन कलेक्ट करने की ना जरूरत नहीं है क्योंकि जेजू आइलैंड की हालत पहले से ही काफी ज्यादा खराब हो रखी है और यहाँ पे रिपेयर करने के लिए या फिर इसको फिर से पहले की तरह करने के लिए ये स्टोन यहाँ पे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। और लिटरली भाई आप लोग मानोगे नहीं कि जिन्वो की शैडो आर्मी भी ना काफी ज्यादा खुश होती है जिन्वो के डिसीजन से। अब चाहे वो इसलिए हो कि उनको काम ना करना पड़े या फिर इसलिए कि उसका मास्टर इतना ज्यादा दयालु है,
वो आप अपने आप इमेजिन कर सकते हो। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि बेरू तुम्हें ये पता है कि आखिरकार यहाँ पे कितनी एंट्स थी, और बेरू बताता है कि अटैक करने से पहले शायद यहाँ पे 9000 के समथिंग एंट्स थी, जिनमें से 4000 एंट्स लगभग सरवाइव कर रही है। और इससे ना जिन्वो को भी समझ में आ जाता है कि उसको बैटल में ना और थोड़ा पहले आना चाहिए था। और अभी आप लोग सोच रहे होगे कि भाई तू बेरू की आवाज डार्क करके क्यों नहीं बोला, थोड़ा भारी करके क्यों नहीं बोल रहा। तो अभी बेरू अच्छा इंसान बन चुका है, सॉरी अच्छा शैडो बन चुका है, तो अच्छे शैडो के हम विलन की तरह आवाज नहीं निकालेंगे। और लिटरली इसके बाद जिन्वो ना बेरू को बोलता है कि क्या तुम बाकी के एंट मॉन्स्टर को खत्म कर दोगे। और बेरू बोलता है कि मास्टर अगर ये आपका ऑर्डर है तो भाई मैं मरते दम तक इसको पूरा करूंगा। और इसके बाद में पार्क और बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है, और उनकी तरफ जब काफी सारे एंट मॉन्स्टर आ रहे थे ना, तो वो सभी भी एकदम रेडी हो जाते हैं और उन एंट मॉन्स्टर को मारने लगते हैं इसके बाद। और ये सब वही हंटर थे जो कि जहाज के ऊपर बैठ रखे थे और वेट कर रहे थे कि कोई भी चींटी ना शहर की तरफ ना आ सके। और इसके बाद वो सभी ना काफी बढ़िया तरीके से चींटी को मारे जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वो लोग आसमान में देखते हैं जहाँ पे वो जो चींटी मॉन्स्टर थे ना वो अपने आप कटने लगते हैं, मतलब कि सभी एक एक करके मरने लगते हैं। और वो लोग देख ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये सब मर कैसे रहे हैं। और हमें ना जिन्वो की एक्स भी दिखाई जाती है, और वो भी ना ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। और लिटरली भाई वहाँ पे ना किसी को भी कुछ भी समझ में ही नहीं आता। और वो लोग सोच रहे थे कि भाई यहाँ पे क्या सीन चलेगा, कभी हंटर्स इतनी गंदी तरीके से पिटने लगते हैं तो कभी ये चींटियां इतनी गंदी तरीके से पिटने लगते हैं। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि इतनी सारी चींटियों को मारने के पीछे कौन होता है। और ये चीजें आपको तो ऑलरेडी पता चली गया होगा, ये बेरू था जो कि इतने स्पीड में सभी चींटियों को मारे जा रहा था। और इसके बाद ना मैं कुछ चींटियां ना चाइना की तरफ भी जाते हुए नजर आते हैं, और वहाँ पे ना एक हंटर उन सभी का वेट कर रहा था, और वो ना लिटरली काफी आसानी से ना उन सभी चींटियों को निपटा देता है, मतलब कि कोई भी मेहनत उसको नहीं करना पड़ता। और वो उसका फेस भी हमें नहीं दिखाया जाता। और वो बोलता है कि अगर जिन्वो इन सभी चींटियों को निपटा रहा है और इनके बॉस को भी हरा रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो खास बात होगी। और इसके बाद में एंड्रयू का सीन दिखाया जाता है, और उसकी जो असिस्टेंट होती है ना वो भी उससे जिन्वो के बारे में पूछ रही थी। और अभी मैं इतना आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड का ना नेशनल मुद्दा ना अभी जिन्वो बन रखा था, क्योंकि किसी एक बंदे ने ना एक एस रैंक का डंजन अकेले क्लियर किया है। भाई अकेले क्लियर किया है तो काफी बड़ी बात है, आप समझ सकते हो। और थॉमस भी बोल रहे थे कि वोंग डोंग सुक और साथ ही जिन्वो का हमें एक काफी बढ़िया वाला कनेक्शन पता है। और अभी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वोंग डोंग सुक का जो छोटा भाई था उसका मर्डर जिन्वो ने किया है, और इसलिए अभी डोंग सुक के दिमाग में केवल उसका बदला चल रहा है, उसको जिन्वो से बदला चाहिए। और अगर इस बात में थोड़ी सी भी रियलिटी हुई कि जिन्वो ने सच में मर्डर किया था तो उससे मिलना ना सच में काफी ज्यादा कठिन होने वाला है अब तो। और तभी असिस्टेंट बोलने लगता है कि अगर उन दोनों के बीच में लड़ाई होगा तो आखिरकार आप क्या करोगे वहाँ पे। और थॉमस बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि डोंग सुक हमारे गिल का एक पार्ट है, और साथ ही अगर उसको कुछ होता है तो इसका मतलब हमें कुछ होने के बराबर कह सकती हो। और तुम्हें इसके बारे में तो काफी अच्छे से पता होगा कि कोई हमारे प्रॉपर्टी पे हाथ डाले तो मैं उसका हाथ तोड़ देता हूँ, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर कोई कोरिया नाम का देश हो, मैं सबको अकेले ही मिटा दूंगा। और जेजू आइलैंड के रेट पे उनको जितना भी क्रिस्टल मिलने वाला था ना, उन सभी क्रिस्टल को इकट्ठा करने के लिए ना काफी सारे नॉर्मल हंटर्स उतरते हैं हेलीकॉप्टर से, मतलब कि अभी उन लोगों का काम आ चुका था। और आप लोगों को एक चीज याद होगा कि क्रिस्टल कलेक्ट करने के लिए ना माइनिंग टीम का काम होता है, लेकिन फिलहाल वो भी कलेक्ट करने के लिए ना हंटर्स को ही लाया गया था यहाँ पे। और उन सभी को वहाँ पे कमांड ना हंटर पार्क कर रहा था, और वो ना भाई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है वहाँ पे। अब भाई क्यों इमोशनल होता है उसकी स्टोरी आप रहने दो, थोड़ा बैक स्टोरी है, मतलब कि उसकी पर्सनल लाइफ की स्टोरी होता है। और ये देखे ना उसका मैनेजर भी लाइक भाई अभी क्या हो गया हमारे मास्टर को, ये इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हैं। और वो लोग ना वहाँ पे क्रिस्टल को कलेक्ट कर रहे थे, काफी सारे क्रिस्टल को कलेक्ट कर रहे थे, और तभी कुछ ना एंट मॉन्स्टर ना उनके सामने आ जाता, कुछ बचे कुछ जो कि छिप रखे थे। और लिटरली पार्क को हराना ना उन सभी के लिए बाएं हाथ का खेल था, मतलब कि उसको आप कम नहीं समझ सकते, वो ए रैंक का टॉप क्लास हंटर था। और तभी ना उनके सामने अचानक से ना एक बंदा आ जाता है, और ये देखने में तो इंसान की तरह लग रहा था। और वो सभी लोग वहाँ पे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और उनके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट तो यही चल रहा था कि क्या ये इंसान है या फिर कोई मैजिकल बीस्ट है। और पार्क ना वहाँ पे सभी को अटैक करने से मना कर देता है, और बोलता है कि पहले हम इससे बात करेंगे, हम पता करेंगे कि आखिरकार ये कौन है, उसके बाद ही हम लड़ाई करेंगे। और इसके बाद वो बंदा ना उन सभी के पास आता है, और वो ना बात करने लगता है, और उन सभी को तो लग रहा था कि ये बीस्ट है, और वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक बीस्ट बोल कैसे सकता है। और ये लोग काफी कमजोर के हंटर है, इनके लिए बीस्ट का बोलने की बात ना भाई काफी ज्यादा रेयर हो जाता है, मतलब कि नाक के बराबर आप मान सकते हैं पूरी लाइफ में। और तभी वो अजीब सा बंदा जो होता है ना वो चुटकी बजाता है, और वहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं ना उन सभी को अचानक से कुछ हो जाता है, आप पैरालाइज मान लो या फिर कुछ भी मानो, बट कुछ हो जाता है, और सभी हंटर्स ना वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। और तभी उसके पीछे एक और बंदा आता है, और वो बोलता है कि तुम्हें ना इसके बारे में चेक करना चाहिए कि आखिरकार तुम किससे बात कर रहे हो। और जो पहले वाला बंदा
होता है ना वो भी बोलता है कि मुझे उसकी पावर महसूस हो रही है, बट यहाँ पे मुझे उतनी ज्यादा उसकी पावर महसूस नहीं हो रही और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो इंसानों की मदद क्यों करना चाहता है। और जो पहला वाला बंदा होता है ना वो बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता, तू जाके उससे पूछ ले कि आखिरकार वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। और सच बताऊं तो ये जगह काफी ज्यादा घिनौना है यार, मुझे काफी ज्यादा स्मेल आ रहा है यहाँ पे। और जो ब्लू वाला बंदा होता है वो बोलता है कि हमारा काम हम अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग करने वाले, हम अपने प्लानिंग में बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। और इसके बाद वो अपने मैजिक की मदद से एक पोर्टल को ओपन करता है और जाने से पहले बोलता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। और वो बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे रुकना है तो तुम रुक भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो तुम्हें बस बता रहा हूँ। और वो वहाँ पे सोचता है कि अच्छा मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई ज्यादा पावरफुल इंसान भी नहीं है जिससे मैं थोड़ा अपना टाइम पास करूँ। और इसके बाद वो भी वहाँ से फाइनली गायब हो जाता है। इसके बाद तो अभी आप लोगों को ये सीन तो देख के पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या चीज चल रहा है। मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा गद्दार हो। आप लोगों ने मुझे काफी बड़ा धोखा दिया था लास्ट एपिसोड में। आपके कमेंट सेक्शन मुझे अभी तक याद है भाई, मैं उसको भूला नहीं हूँ, मैं उसको बिल्कुल भी भूलने वाला नहीं हूँ जो आप लोगों ने भाई मेरे को हेट दिया था। और यहाँ पे आप लोग सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है और ये बंदे लोग कौन है। मैं जरा देखूँ कि किस किस बंदों ने ऑलरेडी मानवा पढ़ रखा है। और इसके बाद जेजू आइलैंड का रेड खत्म होने के कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो भी हंटर्स मारे गए थे, जो भी लोग मारे गए थे, उन सभी को ना श्रद्धांजलि दी जा रही थी। और वहाँ पे जिन्वो भी आ रखा था। और न्यूज रिपोर्टर का तो काम आप लोगों को पता है, उन लोगों को इन सब चीजों से कोई मतलब तो होता है नहीं, वो सभी लोग केवल जिन्वो के पिक्चर्स क्लिक करने में व्यस्त थे। और जिन्वो आपको पता होगा कि अब काफी ज्यादा फेमस हो गया और ये सब चीजें उसके लिए नॉर्मल है और अब उसको इन सब चीजों को ना अडेप्ट करने भी आना चाहिए। और वहाँ पे सभी लोग जिन्वो की तारीफ कर रहे थे कि भाई मैंने ऐसा बंदा आज तक कभी भी नहीं देखा। और सभी लोग ना इस बात को लेके इतना ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिरकार कोई बंदा इतने सारे बीस्ट को कैसे समन कर सकता है। और वो सभी लोग जेजू आइलैंड को लेकर ना पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, बट जिन्वो अचानक से आया और उसने ऐसे जेजू आइलैंड को निपटाया जैसे कि उसके लिए वो कुछ भी नहीं था। और इससे हमारी लाइफ में काफी पहले आ जाना चाहिए था ताकि पहले ही जेजू आइलैंड का रेड कंप्लीट हो जाता। और भी काफी सारे लोग इसी तरीके से बातें कर रहे थे, एक तरह से मतलब कि वही साइड की बातें थी जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत सुना दिया। और ये भी आज तक लोगों को किसी को भी नहीं पता था ना कि आखिरकार जिन्वो किस तरीके से लड़ाई करता है। अब लोगों को ये तो पता लग गया था कि जिन्वो एक एस रैंक का हंटर बन चुका है, बट उन्होंने कभी उसे लड़ते हुए थोड़ी ना देखा था कभी आज तक। और जिन्वो के पास क्या पावर है उनको तो अभी तक ये भी नहीं पता था, उनको पहली बार सीधा लाइव टेलीकास्ट में सारी चीजें पता लगी। और इसके बाद ना लोग वहाँ पे ये भी बात करने लगता है कि जिन्वो को ना अब नेशनल लेवल हंटर का टाइटल मिल जाना चाहिए क्योंकि उसने एक एस रैंक के डंजन को अकेले क्लियर किया और उसके पास जो स्किल है शायद वो और किसी हंटर के पास बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारी चीजें तो आपको भी काफी अच्छे तरीके से पता होगा कि केवल तारीफ हो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। काफी सारे लोग ना इसके बाद जिन्वो की बुराइयां भी करने लगते हैं, मतलब कि अब इस बात पे उसकी बेइज्जती मारा जा रहा था कि अगर वो रेड पे पहले ही आ जाता ना तो इतने सारे हंटर्स नहीं मरते, जो भी लोग मरे हैं उनमें से कोई भी नहीं मरता। और ये सभी लोग ना केवल जिन्वो के कारण मरे हैं, उसको एक्शन दिखाना था, उसको लास्ट में आके हीरो बनना था, इस कारण वो लास्ट में आया और उस कारण काफी सारे हंटर्स मारे गए। कुछ इस टाइप की बातें अगेन करने लगते हैं। तो इससे आप लोग पता चल गया होगा कि भाई जिन्वो के फैंस भी थे तो भाई कट्टर दुश्मन भी थे जिन्वो के। और ये होना एकदम ऑब्वियस सी बात है, जो पॉपुलर है उसके साथ ऐसा होता ही होता है। और इसके बाद जिन्वो मिन के आगे फ्लावर चढ़ा के मतलब कि उसको श्रद्धांजलि देके वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसको बाक रोकता है और वो बोलता है कि जिन्वो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि एक बंदा जो कि अकेले पूरे बैटल को खत्म कर सकता है, वो भी अपने दम पर, बट जो मैंने अभी रिसेंटली अपनी आंखों से देखा। और वो ना उसको काफी ज्यादा धन्यवाद भी कर रहा होता है आखिरी बार मिन से मिलवाने के लिए। और हमें चाबी दिखाई जाती है जो कि भाई बच चुकी थी। ऑब्वियस सी बात है, मिन ने हिल किया है तो बचना तो था ही। और वो ना जिन्वो की तरफ देख रही थी और जैसे जिन्वो भी उसकी तरफ देखता है ना, लिटरली भाई चा वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और जिन्वो भी लाइक भाई अब क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आखिरकार ये ऐसे क्यों मुंह बना रही है। और ये जेजू आइलैंड का ना 5th रेड था और हमें रेशियो बताया जाता है कि कितने हंटर्स मारे गए कितने नहीं मारे गए। और मैं इन सब चीजों के ऊपर तो बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला, बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि लास्ट रेड के मुकाबले ना इस रेड के अंदर ना काफी कम लोग मारे गए। आप लोग एक तरह से नाक के बराबर ही मान लो, कुछ 50-60 लोग मारे गए होते हैं लगभग। और इसके बाद हमें चेयरमैन और साथ ही जिन्वो दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बैठे होते हैं और बात करते हैं, जहाँ पे चेयरमैन बोलते हैं कि अच्छा तुमने प्लानिंग कर लिया है कि तुम अपना गिल खोलने वाले हो। और मैं तुम्हें इतना बता दूं कि जो एक एस रैंक का हंटर होता है उसको गिल मास्टर बनने के लिए ना एक लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। और तुम अगर हमें एक कॉल भी कर दोगे ना उसमें ही तुम्हारा काम हो जाएगा। और सच बताऊं तो तुम्हें कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, हमारे बीच में इतनी दोस्ती
तो है ही अब। और जिन्वो भी सोचता है कि अच्छा ऐसा काम चलता है क्या, और वो ये भी सोचता है कि ऐसा रैंक क्या हंटर्स को ना सच में काफी ज्यादा बेनिफिट होता है भाई। और इसके बाद तभी चेयरमैन वहाँ पे बोलने लगते हैं कि क्या तुम जेजू आइलैंड के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर सकते हो। और जिन्वो को समझ में नहीं आता कि आखिरकार चेयरमैन ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और इसके बाद चेयरमैन बताने लगता है कि जब हमने काफी सारे हंटर्स को वहाँ पे क्रिस्टल कलेक्ट करने के लिए भेजा था और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, मतलब कि काफी सारे स्टोन्स को या फिर रेयर आइटम्स को कलेक्ट किया, बट अचानक से ना वो सभी लोग ना वहाँ पे बेहोश हो गए और उनको खुद नहीं पता कि आखिरकार वो बेहोश कैसे हो गए। मतलब कि हर एक हंटर, टोटल सभी हंटर्स वहाँ पे बेहोश हो गए। और हम ये नहीं कह सकते कि हंटर्स काफी ज्यादा कमजोर थे, क्योंकि उनके साथ पार्क था और पार्क आपको पता है कि नाइट गिल्ड का लीडर था, तो वो इतना ज्यादा भी कमजोर नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो ए रैंक का हंटर है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर काफी ज्यादा स्किल्स है। और मुझे नहीं पता कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ, बट वो लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे। और सच बताओ तो सारी बातें उन्होंने मुझे खुल के बताया भी नहीं। और वो लोग ये भी बता रहे थे कि उनको ना कुछ भी याद नहीं है बेहोश होने का पहले का, मतलब कि क्रिस्टल कलेक्ट करने के बाद का और बेहोश होने के पहले के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीजें वो लोग भूल गए थे। और उनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसीलिए चेयरमैन बता रहे थे कि हमें ना वहाँ पे एक बैरियर लगा देना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिन्वो बोलता है कि मुझे माफ करना, बट मैं इस तरीके का कुछ भी नहीं कर सकता। और चेयरमैन बोलता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और कोई बात नहीं, इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। और जिन्वो बोलता है कि क्या उन्होंने और भी कुछ बताया था, और चेयरमैन बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो और कुछ नहीं बताया उन्होंने। और जिन्वो को लग रहा था ना कि उन एंड मॉन्स्टर ने ना शायद वहाँ पे अपने मरने के बाद ना कुछ ट्रैप रख दिया होगा, मतलब कि कुछ प्लानिंग किया होगा एक तरह से उन्होंने। और वो दोनों बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी हंटर एसोसिएशन का एक बंदा वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि सर आपसे मिलने के लिए कोई आया है। और चेयरमैन भी बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ जिन्वो। और वो ना उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। और जिन्वो ना अपने कार से ना घर जाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बोलता है कि सर जिन्वो, मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसका नाम ना एडम वाइट होता है और ये ना फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर से आया था। और जिन्वो ये सोच रहा था कि अब फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स को मुझसे क्या काम आ गया। और एडम ना उसको एक नंबर देता है और बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैं अचानक से तुम्हारे सामने आ गया, बट मैं सच बताऊं तो भाई तुझे ढूंढना ना काफी ज्यादा कठिन काम है। और मैं तुम्हारे ऑफिस में भी गया था, बट तुम मुझे वहाँ पे भी नहीं मिले और फाइनली तुम मुझे मिल चुके हो। और जिन्वो सोचता है कि आखिरकार ये मेरे ऑफिस क्या करने गया था। और तभी इसको हिट होता है और तभी याद आता है कि यूजिन ने जिसके बारे में बताया था ना, ये वही बंदा है। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि भाई आखिरकार तुझे काम क्या, पहले ये तो बता दे। और एडम बोलता है कि मुझे ना तुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। और एडम बताता है कि मैंने आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि शायद ही आपको इस वर्ल्ड में कोई देने वाला है। और जिन्वो बोलता है कि भाई तुम मुझे ये सारी चीजें क्यों बताना चाह रहा है। और वो बोलता है कि हमें ना आपके अंदर काफी ज्यादा टैलेंट नजर आता है और ये सारे इन्फॉर्मेशन ना आप जैसे टैलेंटेड लोगों को ही बताया जाता है। और इसके बाद वो फाइनली बोलता है कि हमारे डायरेक्टर ना आपसे मिलना चाहते हैं और जेजू आइलैंड के बाद तो आप और भी काफी ज्यादा फेमस हो गए हो। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे। और लिटरली भाई जिन्वो ना वहाँ पे मना कर देता है और वो बोलता है कि भाई तू जो इन्फॉर्मेशन मुझे देने वाले, मुझे उसके बारे में नहीं पता, और क्या पता वो मेरे काम का इन्फॉर्मेशन ना हो तो मैं उसका क्या ही कर लूंगा। और इसके बाद वो ना कार में बैठ के जाने वाला होता है, लेकिन तभी एडम बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता था कि आप ऐसे नहीं जाने वाले हो और मुझे पता था कि आपसे इन्फॉर्मेशन छिपाने का कुछ भी फायदा नहीं है। और इसके बाद वो अपग्रेडर की बात करता है और अपग्रेडर ना उन लोगों की एबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है जो कि अवेक होते हैं, जिनका री अवेकन होता है। और ये सुन के भाई जिन्वो भी लालच में आ जाता है और वो भी ना उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना डिप्टी डायरेक्टर से मिलते हैं, मतलब कि जिन्वो मिलता है। और इसके बाद माइकल भी बोलता है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, अपना इंट्रोडक्शन और देता है। और जिन्वो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और एडम वहाँ पे बताता है कि वो ना एक ट्रांसलेटर का काम यहाँ पे करने वाला है, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद ना वो एक फाइल्स को जिन्वो के आगे रखता है और वो बोलता है कि इस फाइल को प्रोसीड होने में ना कम से कम 1 से 2 साल लगता है, बट मैं आपको सिर्फ एक शब्द बोलूंगा और अगर आप उस पर हाँ या ना का जवाब देते हो तो आप सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ना अमेरिका के नागरिक बन जाते हो, वो भी काफी ज्यादा स्पेशल नागरिक। और जिन्वो लाइक एडम तो बोल रहा था कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला है और ये बकवास सुनने के लिए मुझे यहाँ पे लाया गया है क्या। और जिन्वो काफी सारी चीजें अपने मन में सोचता है और इसके बाद वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक हंटर की एबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। और माइकल बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये हम कर सकते हैं और जो इंसान ये सब कुछ करता है वो अभी यहीं पे है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाना भी चाहूंगा।
तो इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं खत्म। और सच बता रहा भाई, अगला एपिसोड जो होने वाला है ना वो भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। ये बंदे लोग जो अपने आप को इतना चौड़ दिखा रहे हैं ना, इन सभी को इनकी औकात दिखाएगा जिनको। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस आप लोगों को थोड़े टाइम का वेट करना है। और अभी ना मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब सी लग रही है, इस कारण मैं अभी वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रहा। मैंने सोचा था इस वीक के अंदर ना मैं 2 वीडियो अपलोड कर देता हूँ, बट नहीं हो पाया भाई, मेरे से नहीं हो पाया, इसलिए मैंने एक ही वीडियो अपलोड किया। बट मैंने कोशिश किया कि वो एक वीडियो मैंने काफी अच्छे तरीके से अपलोड करूँ ताकि आप उसको एंजॉय कर सको। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों ने आज की वीडियो एंजॉय किया या फिर नहीं किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।